नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 49 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 49 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और उत्तर में किन अक्षांशों के बीच है तो याद रखना है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के मध्य, 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो क्या है, भारत स्थित है। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 आपको याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए अगर ये तो भारत का अक्षांश है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तो भारत का अक्षांश है। अब कभी कभार भारत का देशांतर और अक्षांश दोनों पूछे जाते हैं। तो अगर भारत के देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत जो है किस देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में। तो 68 डिग्री 7 से याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 68 डिग्री 7 से कहाँ तक है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 97 डिग्री 25 मिनट है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर आप भी एचबीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप भी अपना एचबीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपये में हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास हमारी लाइव रहने वाली वो सेम एज इट इज क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ते हो तो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स जो हमारे अपने हाथ से लिखे गए हैं वो दिए जाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं भारत से एक रेखा जाती है, कर्क रेखा, तो पृथ्वी पर जो 3 रेखाएं, एक कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और एक है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है, इस बात को आपने याद रखना है। ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है और इन दोनों ही बातों को आपने याद रखना है। ये ऐसी बात है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। कर्क रेखा के अलावा एक भारत से भी एक समय रेखा जाती है, हर देश की समय रेखा होती है। जो भारत जो राज्य है, भारत से जो समय रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है, तो भारत से जो समय रेखा गुजरती है, तो भारत से जो समय रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आईएसटी, इंडियन स्टेट टाइम लाइन। तो अगर आईएसटी की मैं बात करूं तो आईएसटी जो है वो 82.5 डिग्री, कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री देशांतर में स्थित है। इस बात को आपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो पूछी जाती है कि जो भारत की मानक समय रेखा है, इंडियन स्टेट टाइम लाइन है, वो कितने राज्यों से गुजरती है और कितने आगे है, तो ये जो है वो 82.5 डिग्री में स्थित है। दूसरी बात आपको याद रखनी है यहाँ से कि 5 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, इस बात को आपने याद रखना है। जिसके लिए ट्रिक है यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में। तो भारत की मानक समय रेखा के लिए ट्रिक है यूपी 36 आम खा गया से कुछ भी नहीं है, बस ट्रिक में आता है उड़ीसा में। तो बनाएंगे यूपी से उत्तर प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश और मौ से मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 आम से बनेगा, खा गया से कुछ नहीं, उड़ीसा से उड़ीसा। तो याद रखना है कि जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कैसे याद करेंगे, यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में, यूपी 36 से छत्तीसगढ़, आम से आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और खा गया से कुछ भी नहीं और उड़ीसा से उड़ीसा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अगर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की बात करें तो किस नदी पर है, तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर बनी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें। देखिए अगर मैं हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ, ये महानदी पर बनी है और ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के उड़ीसा, कहाँ पर है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। अगर मैं हीराकुंड बांध की बात करता हूँ तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है और ये अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर कहा जाए तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपने सुना होगा टिहरी बांध, भाई टिहरी बांध कहाँ पर है, तो अगर टिहरी बांध की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। बहुत बार पूछा गया टिहरी बांध किस नदी पर है, तो अगर टिहरी बांध की बात करें तो ये भागीरथी, किस नदी पर है, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। उसी प्रकार आपका सरदार सरोवर बांध, अगर सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और किस नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, बहुत बार पूछा गया है, नर्मदा नदी। देखिए बेसिक क्वेश्चन टेट में रहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। एक कोयना बांध है,
कोयना बांध कोयना नदी पर बना है और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो कोयना बांध कहाँ पर है, पूछा गया है टेट परीक्षाओं में, महाराष्ट्र में है कोयना बांध। इसके अलावा आपका उकाई नाम का भी एक बांध है और ये भी टेट में एक बार आया था। तो उकाई बांध की बात करें तो जो उकाई बांध है वो कहाँ पर है, गुजरात। कहाँ पर है उकाई बांध, गुजरात में। इस बात को आपने याद रखना। उसी प्रकार आपका एक जायकवाड़ी बांध है। भाई जायकवाड़ी आपने सुना नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है जायकवाड़ी बांध। तो जायकवाड़ी बांध जो है ये गोदावरी नदी पर है और ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एक फरक्का बांध परियोजना है। तो फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है, हुगली। किस नदी पर है, हुगली नदी पर है फरक्का बांध परियोजना और ये कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में है, इस बात को आपने याद रखना है। तो सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखिए विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। देखिए अगर मैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो वो कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी या अन्नामुदी भी इसको बोलते हैं। देखिए अगर अनाईमुड़ी पीक की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। या 2695 मीटर अनाईमुड़ी जो पीक है इसकी क्या है, हाइट है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा कोई भी चोटी किसी ना किसी पर्वत श्रृंखला में स्थित होती है। तो अनाईमुड़ी जो चोटी है ये किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर एक नाम और दिया है, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है टेट परीक्षाओं में कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर या दूसरा सर्वोच्च शिखर या दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा। और डोडा बेटा की जो हाइट है वो है आपकी 26 से 37 मीटर। कितनी भैया, 26 से 37 मीटर हाइट है किसकी, डोडा बेटा की। इस बात को आपने याद रखना। बहुत बार पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो इलायची की पहाड़ियाँ भी दक्षिण भारत के केरला में, कहाँ पर है, आपके केरला में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा अगर मैं दक्षिण भारत की बात करता हूँ तो दक्षिण भारत की कुछ यहाँ पे मैं बात करता हूँ, वहाँ पर कुछ पर्वत है। जैसे कि यहाँ पर महेंद्रगिरी दिया है। तो महेंद्रगिरी क्या है, तो महेंद्रगिरी तो क्या है, ये आपको याद रखना है। तो दो यहाँ पर पर्वत है। तो एक है भारत का पूर्वी हिस्सा, एक है पश्चिमी। अगर मैं पश्चिमी हिस्से की बात करता हूँ तो पश्चिमी हिस्से में आपका एक है पश्चिमी घाट। तो ये बात आपको याद रखनी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है और जो आपका पूर्वी घाट है इसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी डोडा बेटा। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा चोटियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप जो समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। अच्छा नारचो की बात करें, ये नारचो जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो नारचो की ऊंचाई है 752 मीटर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था टेट परीक्षाओं में कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सेडल पीक। क्या नाम है, सेडल पीक। अब इतना ही नहीं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सेडल पीक उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी ऊंचाई है 737 मीटर। कितनी है भैया, 737 मीटर ऊंचाई है आपके सेडल पीक की। बहुत बार पूछा गया है कि गारो, खासी और जयंतिया, कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पर है। तो गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ी है वो मेघालय में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना। अगर भैया बात करें नागालैंड, तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो नागालैंड में आपकी नागा पहाड़ियाँ। नागालैंड में कौन सा है, नागा पहाड़ियाँ। इस बात को आपने याद रखना। और मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ है, मिजोरम में आपकी मीजो पहाड़ियाँ। मिजोरम में कौन सी है, मीजो पहाड़ियाँ। इस बात को आपने याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं वो है डाफला। बहुत बार पूछी गई है, डाफला और मिशमी। डाफला और मिशमी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, तो डाफला और मिशमी की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है जी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है। देखिए जो हु हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो आपकी न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, जुडिशियल जो रिव्यू होता है, उसकी जो पावर होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को होती है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इतना तो आपको पता चल गया कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है वो
हाई कोर्ट के पास भी होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू से जुड़े हुए अनुच्छेद भारतीय संविधान में कौन कौन से, तो ये भी आज यहाँ पे देख लेते। तो न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद नंबर 32 है, अनुच्छेद नंबर 136 है, अनुच्छेद नंबर 137 है और अनुच्छेद 226 है और एक आपका 227 है। तो इस सारे के सारे आर्टिकल आपने याद रखने हैं। 13, 32, 136, 37 आपका, सॉरी 136 हो गया आपका, 137 हो गया, 226 हो गया और 227। ये सारे के सारे भारत के जुडिशियल रिव्यू से जुड़े हुए अनुच्छेद है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत की बात करें, भारत में हिमाचल में हाई कोर्ट है और भारत में कौन सा सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश तो चर्चा में रहने वाले, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के भी नए बने हाल ही में पीछे और सुप्रीम कोर्ट के भी नए बने हैं। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। कौन बने, गुरमीत सिंह संधावालिया। देखिए ऑप्शन को पढ़ना हमारा काम है। तो गुरमीत सिंह संधावालिया जी क्या बने हैं, ये बने हैं आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं उच्च न्यायालय के हिमाचल प्रदेश, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो उच्चतम न्यायालय के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं संजीव खन्ना। क्या नाम है भैया, याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संजीव खन्ना जो है वो क्या बने, 51वें सुप्रीम कोर्ट के क्या बने, चीफ जस्टिस बने। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान वाले भी आपको पता चल गए। तो अब टेट में बहुत बार पहले पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पहले की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम था हरिलाल जे कानिया। तो हरिलाल जे कानिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था हरिलाल जे कानिया। तो हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा जी, बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में बात करें, अनुच्छेद नंबर 52 से 61। तो अनुच्छेद नंबर 52 से 61 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ था राष्ट्रपति। तो हाँ, और हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश थे तो आप बोलेंगे सर हाई कोर्ट के तो आपने नहीं बताए। तो वो थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, या बोले कि MS बेग जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको याद रखना है कि भारत की जो राष्ट्रपति है उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 52 से 61 के बीच बात की जाती है। और भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है भारत की। किस जनजाति से आती है, संथाल। तो संथाल ये कहाँ की है, आपकी उड़ीसा से वो संबंध रखती है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की जनजाति है संथाल, उससे संबंध रखती है आपकी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है, तो ऐसा कौन सा राज्य, देखो राजस्थान में तो नहीं हो सकती, प्लेन एरिया, आंध्र प्रदेश में भी, यूपी में भी नहीं हो सकती। तो भैया पहाड़ी एरिया कौन सा है, पहाड़ी एरिया में पहले तो आपको यही नॉलेज होनी चाहिए कि पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ पर भूस्खलन जो है, वहाँ पर जो है मोस्टली यहाँ पर जो है वो स्लाइडिंग का, लैंड स्लाइडिंग का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, आप अगर दो राज्यों के बता रहे हो, यूपी और उत्तराखंड के, तो आंध्र प्रदेश के भी बता दीजिए, क्योंकि टेट में कभी ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है चंद्रबाबू नायडू। क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू। भाई इनका नाम बड़ा चर्चा में रहा था लोकसभा चुनाव में, मोदी जी का साथ दिया था एनडीए पार्टी जो है, चंद्रबाबू नायडू ने, याद रखना, काफ़ी अच्छी सीटें लाई थी लोकसभा में। और एक नाम बच गया है राजस्थान का, जिसका नाम है भजन लाल शर्मा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा जी है। आंध्र प्रदेश के है चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के है योगी आदित्यनाथ, और उत्तराखंड के है आपके पुष्कर सिंह धामी। और अगर बात करें हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा की, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू भैया हिमाचल के हैं। और याद रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और याद रखना, हरियाणा के कौन है, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। और देखो जून वाले में आप ये सोचेगा
कि करंट अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मजा लें और जितने आपके दोस्त हैं, सर्कल है, उन सभी लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाएँ ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। हमारा एक व्यक्ति को पढ़ाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो कोचिंग में ज़्यादा फीसें 2-2 हज़ार रुपये एक साथ पे नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इन ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है, जो कि फ़ीस तक नहीं भर सकते, तो ये उनके लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। तो लगातार हर दिन बेटा पार्ट 1 से हर एक वीडियो देखते रहिए, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मदर टेरेसा किस देश से भारत आई थी। देखिए फ्रॉम विच कंट्री द मदर टेरेसा केम टू इंडिया। तो मदर टेरेसा की बात करें तो ये अल्बानिया से भारत आई थी। कहाँ से आई थी? अल्बानिया से जो है वो कहाँ से आई थी? मदर टेरेसा अल्बानिया से भारत आई थी। अच्छा, मदर टेरेसा की बात करें तो भारत की नागरिकता कब ली थी? तो भारत की नागरिकता मदर टेरेसा के द्वारा 1948 में ली गई थी। इससे पहले ये अल्बानिया देश की निवासी थी। देखिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, चाहे वो रमन मैग्सेसे है, चाहे वो पद्मश्री है, चाहे भारत रत्न है, चाहे नोबेल पुरस्कार है। चारों पुरस्कार पूछे जाते हैं और एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं मदर टेरेसा की बात करूं तो इनको भारत रत्न, भाई दुनिया का तो नहीं लेकिन भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको मिल चुका है। तो भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला थी मदर टेरेसा। कब मिला था इनको? तो भारत रत्न जो इनको मिला था वो मिला था 1980 में। इस बात को आपने याद रखना है कि भारत रत्न कब मिला था। तो भारत रत्न इनको 1980 में मिलता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मदर टेरेसा थी इनको नोबेल पुरस्कार कब मिलता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इनको नोबेल जो मिलता है वो नोबेल मिलता है 1979 में। तो एक साल पहले इनको नोबेल मिला, फिर दिया गया इनको भारत रत्न। अच्छा, पद्मश्री कब मिला इनको? तो भारत, अगर इनकी पद्मश्री की बात करें, भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्मश्री। पद्मश्री जो इनको दिया गया था वो दिया गया था आपके 1962 में। कब दिया गया था? 1962 में। और अगर बात करें इनके द्वारा मिशनरी ऑफ चैरिटी, याद रखना है, मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा की गई। मदर टेरेसा की बात करें तो इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेसे। कब मिला है रमन मैग्सेसे? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1962 में दिया गया है। और जो इनको भारत रत्न मिलता है वो ये पाने वाली दूसरी महिला। अब आप बोलेंगे पहली महिला कौन है जिसको भारत रत्न मिला? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी भैया? इंदिरा गांधी जो है वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनको किस क्षेत्र में मिला? तो इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। याद रखना है किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस बात को आपने याद रखना। अल्बानिया की थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत की नागरिकता 1948 में ली। और याद रखना है सारे पुरस्कार, चाहे एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार या भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, इनको सारे के सारे मिल चुके हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था पद्मश्री कब मिला, तो याद रखना 1962 में। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कंपलसरी आपके लिए रहने वाले, तो आप अच्छे से इनको पढ़े। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला आपको पता चल गया कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आने। अगला क्वेश्चन की शहरी जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो देखो भाई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन ही तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यहीं से जो है वो शहरी जीवन का आरंभ हुआ था। इस बात को आपने याद रखना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।